हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हैं आप सब। वापस आ गया हूं मैं आपका अपना बैड सेयन एक जबरदस्त एनिमे एक्सप्लेनेशन के साथ। और आज की वीडियो में हम देखेंगे द मोस्ट हेटिकल लास्ट बॉस क्वीन के सीजन 1 का रीकैप। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम एक 18 साल की ऑर्डिनरी लड़की को देखते हैं जो आवर रे ऑफ लाइट नाम के एक गेम की बहुत बड़ी फैन होती है। वो इस गेम की इतनी बड़ी फैन होती है कि उसे इसकी हर एक डिटेल और स्टोरी लाइन याद होती है। जैसे वो एक गेम खेलने के लिए अपने घर जा रही होती है तभी एक ट्रक उसे टक्कर मार देता है। जैसे ही उसे होश आता है उसे पता चलता है कि अब वो उसी गेम के अंदर है जिसकी वो इतनी बड़ी फैन थी। और गेम के अंदर वो फ्रीजिया किंगडम की क्राउन प्रिंसेस की बॉडी के अंदर होती है जो कि अभी सिर्फ 8 साल की है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो जिस लड़की की बॉडी में है वो इस गेम की मेन बॉस है जो कि क्रूल और सैडिस्टिक प्रिंसेस होती है। और इसी के चलते वो अपनी बहन के हाथों मारी जाती है। प्राइड ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसके फादर वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि उसकी मॉम भी उसके बारे में चिंता कर रही है। इस उनकी प्राइड को भी याद आता है कि उसकी मॉम हमेशा से अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज में बिजी रहती थी और इसी वजह से उसने अभी तक अपनी मॉम को एक बार भी नहीं देखा। इसके बाद प्राइड अपने फादर से अपनी छोटी बहन टियारा रॉयल आईवी के बारे में पूछती है जो कि इस गेम की मेन प्रोटैगनिस्ट और इस देश की सेकंड प्रिंसेस होती है। उसके फादर हैरान होकर उससे पूछते हैं कि तुम्हें उसके बारे में कैसे पता। लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि प्राइड को भी अपनी माँ की तरह भविष्य देखने की शक्ति विरासत में मिली है। वो प्राइड को अपना ख्याल रखने की बात कह के वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद प्राइड फिर से गेम की मेन स्टोरी लाइन के बारे में सोचने लगती है जिसमें जो असली प्राइड होती है वो अपने लोगों पर बहुत अत्याचार करती है और अपने भाई को अपना गुलाम बना लेती है और फिर एंड में अपनी बहन टियारा के हाथों मारी जाती है। ये सब सोच के वो डिसाइड करती है कि वो ऐसी प्रिंसेस कभी नहीं बनेगी और वो अपनी किस्मत को बदलेगी। जो भी ओरिजिनल प्राइड ने गलत काम किए थे वो उसे सही करेगी और वो कभी भी एक विलेनेस नहीं बनेगी। लेकिन उसे एक चीज का डर होता है कि क्या सच में किस्मत बदली जा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी एंड आते आते एक बुरी क्वीन बन जाए। वो ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे मेन स्टोरी लाइन से एक जरूरी चीज याद आती है। वो अपने फादर को रोकने के लिए कैसल की खिड़की पर चढ़ जाती है और उन्हें चिल्लाकर कहती है, मत जाइए फादर, आपके वैगन का एक पहिया टूटा हुआ है, रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और प्राइड का पैर फिसल जाता है और वो गिरने ही वाली होती है कि तभी एक हाथ आता है और उसे बचा लेता है। असल में उसे बचाने के लिए कोई सपनों का राजकुमार नहीं आता, वो बस एक नौकर होता है। लेकिन ये देखकर बाकी सारे नौकर डर जाते हैं क्योंकि पहली वाली प्राइड बहुत बेरहम थी जो कि ऐसी चीजों के लिए उन्हें खतरनाक सजा देती थी। लेकिन वहां पर प्राइड खुद रोने लगती है और उनसे माफी मांगती है और ये देखकर वो सारे लोग भी हैरान होते हैं। कुछ दिन बाद कैसल में स्टेल नाम का एक नया बच्चा आता है जिसके पास टेलीपोर्टेशन की पावर होती है और इसलिए रॉयल फैमिली उसे अडॉप्ट करती है ताकि आगे जाके वो प्राइड का असिस्टेंट बन सके। लेकिन जब स्टेल आता है तो उसके हाथों में पावर सप्रेस करने वाली हैंडकफ्स होती हैं ताकि वो यहाँ से भाग न जाए। ये देख के प्राइड को गेम की ओरिजिनल स्टोरी लाइन याद आती है जिसमें रियल प्राइड स्टेल से धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेती है जिसकी वजह से स्टेल को प्राइड की हर एक बात माननी पड़ती है और इसी वजह से वो उसका गुलाम बन जाता है। ये सब देख के प्राइड इस चीज को ठीक करने की कोशिश करती है। वो सीधा स्टेल के पास जाती है और उसे उसके हैंडकफ्स की चाबी दे देती है ताकि वो यहाँ से भाग जाए और वापस अपनी माँ के पास चला जाए। बट स्टेल उसे मना कर देता है। लेकिन ये देख के स्टेल बहुत कंफ्यूज होता है कि प्रिंसेस उसकी हेल्प कर रही है क्योंकि उसने भी प्राइड की बेरहमी के किस्से सुने हुए थे। वो सोचता है जैसा मैंने प्रिंसेस के बारे में सुना था वो तो बिल्कुल भी वैसी नहीं है। स्टेल के मना करने पर प्राइड सोचती है अब से स्टेल यहीं पर रहने वाला है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसे यहाँ पर अकेला फील ना हो। कुछ दिन बाद स्टेल को तेज बुखार आ जाता है। कैसल की नई जिंदगी, नए रूल्स और एक प्रिंस की तरह बिहेव करना, ये सब स्ट्रेस उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाता है। रात को जब बाकी सब सो रहे होते हैं तो प्राइड खुद स्टेल के पास जाती है और उसकी देखभाल करती है। जैसे वो स्टेल का हाथ पकड़ती है उसे गेम की स्टोरी लाइन की एक मेमोरी क्लिक होती है जिसमें प्राइड स्टेल को ये ऑर्डर देती है कि वो खुद की मॉम को मार दे। मैजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से स्टेल उसे मना नहीं कर पाता और उसे मजबूरन अपनी माँ को मारना पड़ता है। और तभी से स्टेल के दिल में सिर्फ एक ही चीज होती है, प्राइड से बदला। ये चीज याद आते ही प्राइड रोने लगती है। उसी टाइम स्टेल भी जाग जाता है और वो देखता है कि प्रिंसेस उसके पास बैठ के रो रही है। वो ये सब देख के बहुत हैरान होता है और तब प्रिंसेस कुछ ऐसा कहती है जो स्टेल ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा। वो उससे कहती है, अगर मैं कभी बुरी बन जाऊं या वो काम करने लगूं जो मुझे नहीं करना चाहिए तो तुम मुझे रोक देना, फिर चाहे तो मैं मुझे मारना ही क्यों ना पड़े। ये सुन के स्टेल काफी शॉक होता है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि स्टेल हॉलवे से हाथों में काफी सारी बुक्स लेके जा रहा होता है। वो अपनी पॉकेट से प्राइड का दिया हुआ रुमाल निकालता है और उसे कल प्राइड का चेहरा देखकर अपनी माँ की याद आती है कि कैसे जब गार्ड्स उसे उसकी माँ से अलग कर रहे थे तो उनका चेहरा भी बिल्कुल प्राइड के जैसा हो गया था। पर स्टेल को बताया गया था कि प्राइड एक बेरहम प्रिंसेस है, इसलिए स्टेल भी डिसाइड कर लेता है कि वो प्राइड के साथ अच्छा बिहेव करने का नाटक करेगा और उसका फायदा उठाएगा। इतने में ही प्राइड वहां आ जाती है और उसे अपने फादर के पास ले जाती है जो कि उसे उसकी मॉम का लेटर देते हैं। असल में ये प्राइड का ही आइडिया होता है। स्टेल ये देखकर शॉक हो जाता है और पूरा लेटर पढ़ता है। लेटर पढ़ते ही वो रोने लगता है। प्राइड भी उसे संभाल लेती है। स्टेल सोचता है लोग कैसे सोच सकते हैं कि प्राइड जैसी लड़की एक बेरहम प्रिंसेस हो सकती है। तभी स्टेल डिसाइड करता है कि अब से वो हमेशा
हमेशा प्राइड की रक्षा करेगा और सिर्फ रक्षा ही नहीं, वो उसका एहसान चुकाएगा, फिर उसके लिए उसे चाहे कुछ भी करना पड़े। आगे हम देखते हैं कि स्टेल को उसके कमरे के बाहर कुछ लोगों की बातें सुनाई देती हैं। जैसे वो उनके नजदीक जाता है तो उसे पता चलता है कि ये तो प्राइड के फादर का असिस्टेंट गिलबर्ट है। वो लोगों को प्राइड के खिलाफ भड़का रहा होता है और झूठी अफवाह फैलाता है। ये देख के स्टेल को बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वो सोचता है कि वो इस बारे में किसी को बता दे, लेकिन फिर उसे रियलाइज होता है कि कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब से वो बहुत स्मार्ट बनेगा, जिससे वो किसी भी चालाक इंसान से बच सके और प्राइड को भी बचा सके। इसके बाद अगले सीन में हम प्राइड और स्टेल की छोटी बहन की बर्थडे पार्टी देखते हैं। स्टेल प्राइड की तारीफ भी करता है और जब प्राइड उसकी तारीफ करती है तो वो शर्म से लाल हो जाता है। इसके बाद दोनों लोग अंदर जाते हैं और पहली बार अपनी माँ और इस देश की क्वीन से मिलते हैं। स्टेल बहुत ही कैलकुलेटेड और समझदारी से अपना इंट्रोडक्शन देता है और सब उसकी तारीफ भी करते हैं। फिर प्राइड के फादर और टियारा आते हैं। टियारा प्राइड और स्टेल दोनों से मिलती है। इसके बाद प्राइड की मॉम ये अनाउंसमेंट करती है कि अब से प्राइड को इस किंगडम की ऑफिशियल क्राउन प्रिंसेस माना जाएगा। पार्टी कंटिन्यू होती है और गिलबर्ट प्राइड से बात करने के लिए आता है, लेकिन तभी स्टेल बीच में आ जाता है और इसकी बात काट देता है। प्राइड कई लोगों से मिलती है और उनमें से ही एक होता है अनस्केयर्ड नाइट रॉड्रिक, जो कंट्री के नाइट्स का कमांडर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइड को इस दुनिया में आए हुए अब 3 साल हो चुके हैं। प्राइड देखती है कि स्टेल मिस्टर कार्ल के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, पर बगल में टियारा प्राइड से कहती है कि आगे जाके आप बड़े भैया स्टेल के साथ शादी करने वाली हैं। ये सुन के स्टेल का ध्यान भटक जाता है, पर प्राइड कहती है कि रॉयल फैमिली में एक आम चीज है। स्टेल के बाद प्राइड मिस्टर कार्ल से लड़ती है और लड़ते हुए वो ऐसे मूव्स करती है जो कि खुद मिस्टर कार्ल ने पहली बार देखे थे। ये देख के प्राइड को समझ आता है कि असल में वो कितनी पावरफुल है। यहाँ पर प्राइड के पास गेम चीट्स होते हैं, जिससे वो कोई भी टेक्निक देखकर उसे सीख जाती है और उसे मास्टर कर लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइड नाइट्स के हेडक्वार्टर्स पर विजिट करती है। यहाँ पर वो नए रिक्रूट्स की फाइट देख रही होती है कि तभी ये खबर आती है कि नाइट्स के कमांडर रेड रॉक और दूसरे नाइट्स पर हमला हो गया है। प्राइड हेडक्वार्टर से ही सारी सिचुएशन देखती है। असल में इस वक्त काफी सारे नाइट्स घायल हो चुके थे और उन्हें बैकअप की जरूरत थी। ये देख के प्राइड स्टेल की टेलीपोर्टेशन की पावर का यूज करके उन्हें दवाइयां पहुंचाती है और साथ ही में बैकअप के लिए वैनगार्ड्स भी वहां पहुंच जाते हैं। पर तभी प्राइड को फिर से एक मेमोरी क्लिक होती है और वो तुरंत वैनगार्ड को पहाड़ी से दूर रहने का ऑर्डर देती है। प्रिंसेस की बात मान के सभी नाइट्स वहां से हट जाते हैं, पर रेड रॉक का पैर एक पत्थर पर अटक जाता है। वो अपना पैर काट के निकालने की कोशिश करता है, पर उसकी स्वॉर्ड एबिलिटी की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता। कमांडर भी समझ जाता है कि ये उसका आखिरी वक्त है, पर तभी हेडक्वार्टर्स में रॉड्रिक का बेटा आर्थर आ जाता है। अपने फादर की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगता है। ये देखकर प्राइड से भी रहा नहीं जाता। वो स्टेल से खुद को वहां पर टेलीपोर्ट करने को कहती है। जैसे ही प्राइड वहां पहुंचती है, वो अकेले ही सब दुश्मनों को निपटा देती है और उनका मेन लीडर भी पकड़ा जाता है। इसी वजह से रॉड्रिक भी बच जाता है। लड़ते वक्त प्रिंसेस के कपड़े फट जाते हैं, तो उन्हें ढकने के लिए कमांडर अपना कोट उतार के उन्हें दे देते हैं। इस सब कांड के बाद प्राइड कैसल में एक प्राइवेट मीटिंग रखती है, जहां रॉड्रिक और बाकी नाइट्स मौजूद होते हैं। मीटिंग में रॉड्रिक गुस्से में प्राइड से कहता है, आपकी जिंदगी हम सबसे कहीं ज्यादा कीमती है। आपने आज जो कुछ भी किया वो सिर्फ आपकी लापरवाही थी। प्राइड भी कहती है, मेरे लिए इस देश के हर इंसान की जिंदगी उतनी ही कीमती है जितनी की मेरी है, और आप लोग भी इसी देश के निवासी हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता आप लोगों को बचा के मैंने कुछ गलत किया। नाइट्स के वाइस कमांडर मिस्टर कार्ल भी प्राइड का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, आपने सिर्फ नाइट्स और कमांडर को ही नहीं बचाया, बल्कि आपने हमारे सबसे अच्छे दोस्त को बचाया है। ये देख के रॉड्रिक का बेटा भी इमोशनल हो जाता है और प्राइड से वादा करता है कि वो भी मेहनत करेगा और एक दिन नाइट बनकर उसकी रक्षा करेगा। इस वक्त प्राइड भी उसके कान में वही बात बोलती है जो उसने स्टेल से बोली थी। वो कहती है, अगर मैं कभी बुरी बन जाऊं या कभी वो काम करने लगूं जो मुझे नहीं करने चाहिए, तो तुम मुझे रोक देना, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें मुझे मारना ही क्यों न पड़ जाए। ये सुन के आर्थर भी शॉक होता है, लेकिन आर्थर की बात सुन के रॉड्रिक बहुत खुश होता है, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि उसका बेटा भी नाइट बनने का सोचेगा। ये देख के रॉड्रिक भी प्राइड को शुक्रिया कहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइड दोबारा से नाइट्स के हेडक्वार्टर्स में आती है रॉड्रिक का कुछ जरूरी सामान लौटाने के लिए, जो कि उन्होंने प्राइड को बैटलफील्ड पर दिया था। पर जैसे ही सभी रिक्रूट्स को पता चलता है कि प्राइड आई है, तो उसे देखने के लिए उसे घेर लेते हैं। अपना रॉड्रिक भी रात में ज्यादा पीने की वजह से अपनी स्वॉर्ड घर पर ही भूल जाता है और उसे लौटाने के लिए आर्थर भी वहां आ जाता है। स्वॉर्ड वापस करके आर्थर जाने ही वाला होता है, पर स्टील उसे रोक लेता है और अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए पूछता है, और आर्थर भी उसकी बात मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रेनिंग करते हुए स्टील आर्थर से कहता है, तुम्हें मुझसे और प्राइड से भी ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि तुम उसे बचा सको। मैं भी इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि उसे बचा सकूं। आर्थर पूछता है, तुम प्राइड को बचाना क्यों चाहते हो और आखिर इस चीज के लिए तुमने मुझसे ही क्यों पूछा। स्टील कहता है, मैंने भी तुम्हारी तरह खुद से एक वादा किया है कि मैं हमेशा उसकी रक्षा करूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुन के आर्थर भी उसकी बात मान जाता है, पर वो कहता है, ठीक है, मगर हम दोनों स्ट्रांग बनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि प्राइड अपने देश के नियम और कानून पढ़ रही होती है। ओरिजिनल प्राइड की एक और चीट पावर थी, वो जो भी पढ़ती थी उसे हमेशा याद रहता था। प्राइड नियम्स के बारे में पढ़ ही रही होती है कि तभी उसकी मॉम उसे बुलाकर एक जजमेंट देने को कहती है उस चोर पर जो पकड़ा गया था। प्राइड ने नियम और कानून पहले ही पढ़ लिए थे, तो वो बिना घबराए सीधा जजमेंट बताते हुए कहती है कि उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाए और अपने साथियों को इन्फॉर्मेशन देने के बाद उसे आजाद
आजाद कर दिया जाए। प्रिंसेस की ये बात सुन के क्वीन ऐसा ही करती है। उस चोर का नाम वेल होता है। इन्फॉर्मेशन देने के बाद प्राइड उससे फिर से मिलती है और उससे पूछती है कि आगे की जिंदगी वो कैसे जीना चाहेगा। वो अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे 2 ऑर्डर देती है, जिसमें सबसे पहले जब कभी भी टियारा खतरे में होगी वो उसकी जान बचाएगा, और दूसरे ऑर्डर पर उसे किसी पर भी हाथ न उठाने को कहा जाता है। वो उससे ये भी कहती है कि अगर तुम्हारे साथ कभी गलत भी होगा तब भी तुम किसी को मारोगे नहीं, और जब तुम्हें सच में जरूरत पड़ेगी तो तुम लौट कर वापस मेरे पास आओगे और मुझसे मदद मांगोगे। ये 2 ऑर्डर देने के बाद वो उसे आजाद कर देती है। इसके बाद टाइम स्किप होता है और अब प्राइड 13 साल की हो चुकी होती है। स्टेल प्राइड और टियारा को इनवाइट करता है उसके और आर्थर की ट्रेनिंग देखने के लिए, पर टियारा और प्राइड आर्थर और स्टेल के लिए फूल सजा के ले आती है। टियारा कहती है क्यों ना तुम दोनों प्राइड के लिए फूलों से कुछ बनाओ, और फिर दोनों मिलकर 2 सुंदर से क्राउन बना के प्राइड को पहना देते हैं। तभी एक बेल बजती है और आर्थर वहां से जाने लगता है। तब हमें पता चलता है कि आर्थर अब एक नाइट रिक्रूट है। इसके बाद 2 साल बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि आर्थर अब एक ऑफिशियल नाइट बन गया है और प्राइड से अपनी शॉट की परमिशन ले रहा है। वहाँ नाइट्स की एक ऑथराइज्ड पार्टी चल रही होती है। उसी में गिलबर्ट फिर से प्राइड के पास आकर किसी स्पेशल एबिलिटी एप्लीकेशन के बारे में पूछता है, पर ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होती है, इसलिए प्राइड उसे मना कर देती है। ये जानने के बाद प्राइड के फादर भी गिलबर्ट को खींच के वहां से ले जाते हैं ताकि वो उससे अकेले में कुछ बात कर सके। तभी प्राइड को अचानक से कुछ अजीब लगता है। वो स्टेल से उनके फादर वाले कमरे के पास टेलीपोर्ट करने को कहती है। वहाँ दोनों छुपकर गिलबर्ट और प्राइड के फादर की बातें सुनते हैं। गिलबर्ट कहता है स्टेल की माँ के लेटर के लिए प्राइड ने आपके आगे हाथ जोड़े थे और आपने उसके लिए सारे नियम और कानून तोड़ दिए, पर जब मैं एक स्पेशल एबिलिटी एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ तो आप मुझे इनकार कैसे कर सकते हैं। गिलबर्ट के बारे में सोचने पर प्राइड को एक और मेमोरी याद आती है जिसमें गिलबर्ट की फियांसे मारिया को एक जानलेवा बीमारी हो जाती है और उसे बचाने के लिए वो एक स्पेशल एबिलिटी वाले इंसान की तलाश में होता है। अगले दिन प्राइड उसकी मदद करने की सोचती है, पर हॉल में जाते वक्त उसे पता चलता है कि गिलबर्ट तो सुबह से ही महल से गायब है। गिलबर्ट की वजह से प्राइड, टियारा और स्टेल को अलग कमरे में सुरक्षित रखा जाता है, पर प्राइड को फिर से एक मेमोरी क्लिक होती है जिसमें उसे मारिया की मौत का टाइम पता चल जाता है। उसे बचाने के लिए प्राइड और स्टेल गिलबर्ट के पास टेलीपोर्ट होते हैं और उसे बताते हैं कि आज शाम होने से पहले तुम्हारी फियांसे की मौत हो सकती है। गिलबर्ट ये सुन के शॉक हो जाता है। तभी हमें गिलबर्ट की बैक स्टोरी देखने को मिलती है जिसमें मारिया से मिलने से पहले वो चोरी, स्नैचिंग, हर बुरे काम करता था, पर जब वो मारिया से मिलता है तो उसे उससे प्यार हो जाता है। पर मारिया की एंगेजमेंट किसी और से हो जाती है, लेकिन गिलबर्ट हार नहीं मानता। वो मेहनत करता है और आगे जाके इनका असिस्टेंट बनता है और फिर मारिया से एंगेजमेंट करता है। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें पता चलता है कि मारिया को एक जानलेवा बीमारी है जो कभी ठीक ही नहीं हो सकती, और उसी के बाद से गिलबर्ट एक ऐसे इंसान की तलाश में है जो अपनी स्पेशल एबिलिटी से मारिया को ठीक कर सके। इसके बाद प्राइड और स्टेल गिलबर्ट को एक प्लान समझाते हैं जिससे वो आसानी से महल में घुस सके। महल के अंदर गिलबर्ट प्राइड और स्टेल के साथ जा रहा होता है कि तभी प्राइड को कुछ याद आता है। वो स्टेल से खुद को नाइट्स हेडक्वार्टर्स में टेलीपोर्ट करने को कहती है। प्राइड जल्दी से आर्थर को ढूंढती है और स्टेल उन दोनों को मारिया के पास ले जाता है। मारिया के पास इस वक्त बहुत कम टाइम होता है। प्राइड जल्दी से वहां आती है और आर्थर को मारिया का हाथ पकड़ने को कहती है। जैसे ही आर्थर मारिया का हाथ पकड़ता है, आर्थर की पावर से मारिया हील हो जाती है। ये देख के सभी लोग हैरान होते हैं। प्राइड बताती है कि आर्थर की एबिलिटी सिर्फ पेड़ पौधों को हील नहीं करती, बल्कि वो किसी भी इंसान को आसानी से हील कर सकती है। मारिया को ठीक देखकर गिलबर्ट प्राइड से माफी मांगता है और अपने गुनाहों की सजा मांगता है। गिलबर्ट ने रॉयल फैमिली के दुश्मनों को महल के कुछ सीक्रेट्स बताए थे और ये एक बड़ा जुर्म था, इसलिए प्राइड उसे माफ नहीं कर सकती थी। पर गिलबर्ट के पास एक स्पेशल एबिलिटी थी, वो अपनी उम्र को मैनिपुलेट कर सकता था। एक तरह से वो अमर रह सकता था। ये देखकर प्राइड उससे कहती है ठीक है, तुम्हें माफी मिल सकती है, लेकिन तुम्हारी पावर अब से देश के काम आएगी। सजा के तौर पर गिलबर्ट को अपनी पूरी लाइफ तक फ्रीजिया किंगडम का चांसलर बना रहना पड़ेगा। ये सुन के गिलबर्ट उसकी बात मान जाता है। बाद में गिलबर्ट एक पार्टी रखता है मारिया के ठीक होने की खुशी में, और वहाँ वो एक अनाउंसमेंट करते हुए बताता है कि अब वो और मारिया दोनों ही ऑफिशियली हस्बैंड और वाइफ बन चुके हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर दूसरे नाइट्स के साथ एक बड़ी फाइट लड़ रहा होता है और इसी फाइट में आर्थर जीत जाता है। ये फाइट असल में क्वींस गार्ड का टाइटल पाने के लिए होती है। प्राइड भी ये फाइट देखने के लिए आई होती है और एंड में आर्थर बेरेस्फोर्ड को क्वींस गार्ड का टाइटल दिया जाता है। आगे हम देखते हैं कि प्राइड, टियारा, स्टेल और आर्थर वैगन में एक जगह जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक आदमी आकर गिर जाता है। प्राइड उससे देखते ही पहचान जाती है। ये वही कैदी वेल होता है जिसके साथ प्राइड ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। जब वेल को होश आता है, प्राइड उससे पूछती है कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई और अगर उसे सच में मदद की जरूरत थी तो उसके पास क्यों नहीं आया। वेल उसके सवालों का जवाब न देने की कोशिश करता है, मगर उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उसे उसके सवालों का जवाब देना पड़ता है। वेल बताता है कि वो 2 बच्चों के साथ रहता था, लेकिन कहीं से कुछ गुंडे आते हैं और उन्हें उठा के ले जाते हैं और उन्होंने ही उसकी ऐसी हालत की थी। अब बस उसे उन दोनों बच्चों को बचाना है। वेल की ऐसी हालत देखकर प्राइड उसे हाउस अरेस्ट यानी घर पर ही रहने का ऑर्डर देती है। इसके बाद रात में प्राइड वेल को खाना देने के लिए आती है और उन दोनों बच्चों को बचाने में उसकी मदद करने को कहती है, लेकिन वेल उसकी मदद लेने से साफ मना कर देता है। मगर इस बार प्राइड उसे ऑर्डर देती है और उसे मनाती है और कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वेल को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद सब लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग गिलबर्ट की मदद से सब
लोग छोटे हो जाएंगे। वेल गुंडों से डील करेगा और उन्हें ये छोटे बच्चे देगा और बदले में गुंडों से उन दोनों बच्चों को वापस ले लेगा। प्लान एग्जीक्यूट होता है लेकिन सब कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। गिलबर्ट प्राइड, स्टेल और आर्थर को छोटा कर देता है ताकि वो पकड़े ना जाए। फिर वेल डील के मुताबिक उन्हें गुंडों को दे देता है लेकिन गुंडे अपनी बात तोड़ देते हैं। वो उन दोनों बच्चों को वापस नहीं करते और सभी लोगों को पकड़ के अपने अड्डे पर ले जाने लगते हैं। लेकिन बीच में स्टेल अपनी रस्सी को खोल लेता है और गाड़ी में मौजूद सभी कैदियों को सेफ जगह पे टेलीपोर्ट कर देता है। उसके बाद वेल और स्टेल मिलकर बचे हुए कैदियों को बचाने के लिए गुंडों के अड्डे की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन प्राइड, आर्थर और गिलबर्ट वहां से भाग नहीं पाते और गुंडे उन्हें पकड़कर वहीं बंद कर देते हैं जहां पहले से वो दोनों बच्चे कैद होते हैं। जब गुंडे उन्हें डराने की कोशिश करते हैं तब शेफेक अपनी वाटर पावर का यूज करके उन पर हमला करती है और दोनों बच्चे वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ स्टेल एक एक करके बाकी सभी कैदियों को बचाने लगता है। थोड़ी देर बाद नाइट्स भी वहां जाते हैं लेकिन एक पावरफुल कैदी को बचाते वक्त स्टेल को चोट लग जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसी वजह से वेल और स्टेल दोनों ही पकड़े जाते हैं लेकिन आखिर में नाइट्स और प्रिंसेस मिलकर उन्हें बचा लेते हैं और गुंडों के बॉस को भी खत्म कर देते हैं। जब केव के अंदर रेस्क्यू मिशन चल रहा होता है तभी अचानक से एक ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट की वजह से केव गिरने लगती है और सभी लोग जल्दी से बाहर भागने लगते हैं। लेकिन वेल शेफेक और खेमेत को ढूंढने के लिए अंदर जाने लगता है। उसे शेफेक तो मिल जाती है लेकिन खेमेत पत्थरों के बीच में फंसा होता है। ऊपर से केव भी टूट रही होती है। वेल फैसला करता है कि वो यहीं पर रुकेगा और वो बाकी सबको बाहर जाने के लिए कहता है। बाहर आने के बाद गिलबर्ट शेफेक को देखकर प्राइड को एक इंपॉर्टेंट बात बताता है। वो बताता है कि खेमेत की पावर किसी भी इंसान की पावर को बढ़ा सकती है। ये सुनते ही प्राइड तुरंत वापस केव के अंदर जाती है। वो वेल को खेमेत का हाथ पकड़ने को कहती है। जैसे ही वेल उसका हाथ पकड़ता है प्राइड उसे ऑर्डर देती है कि वो अपनी पावर से केव को कंट्रोल करे। वेल ऐसा ही करता है। खेमेत की पावर की वजह से उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वो सभी लोगों को सेफली बाहर निकाल लेता है। लेकिन ये राहत सिर्फ कुछ देर के लिए ही होती है क्योंकि अचानक ऊपर से हवा में छुपे हुए बलून से कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। इसी अटैक के दौरान शेफेक खाई में गिरने वाली होती है लेकिन वेल उसे बचा लेता है और खुद नीचे गिर जाता है। तब हमें वेल की बैक स्टोरी दिखाई जाती है कि कैसे उसके माँ बाप ने उसे बचपन में ही अकेला छोड़ दिया था और अकेला रहकर वो गलत रास्ते पर चला गया। फिर प्राइड की कॉन्ट्रैक्ट के बाद वो खेमेत और शेफेक से मिला। उनके साथ रहकर उसने पहली बार असली खुशी महसूस की। लेकिन एक दिन कुछ गुंडे आते हैं, उसे मारते हैं और उन दोनों बच्चों को वहां से जबरदस्ती ले जाते हैं। जब वेल ये सब याद कर रहा होता है तभी प्राइड ऊपर से कूद जाती है और गिरते हुए वेल को प्राइड और स्टेल मिलकर टेलीपोर्ट करके बचा लेते हैं और इसके बाद सभी लोग उस हमले से बच जाते हैं। केव वाले कांड के बाद हम देखते हैं कि वेल अपनी नई फैमिली के साथ प्राइड से मिलने के लिए आता है। प्राइड भी मुस्कुराते हुए उसे रॉयल्टीज का ऑफिशियल पोस्टमैन बना देती है। इसके बाद आर्थर और गिलबर्ट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। गिलबर्ट उन्हें कुछ सीक्रेट मूव सिखाने का वादा करता है लेकिन एक कंडीशन होती है। फाइट के दौरान उन्हें बस एक बार गिलबर्ट को हिट करना होगा। फाइट शुरू होती है और गिलबर्ट आसानी से उन दोनों को हरा देता है। तभी वेल अपना पोस्टमैन का काम खत्म करके वहां आ जाता है। कियारा वेल, शेफेक और खेमेत को केक खिलाने के लिए अंदर ले जाती है और वहीं दूसरी तरफ प्राइड आर्थर और स्टेल को चीयर कर रही होती है। उसके चेयर करने से दोनों ही फुल एनर्जी में आ जाते हैं और आखिरकार गिलबर्ट को एक हिट लग ही जाती है। प्राइड उन्हें कांग्रेचुलेट करती है। एंड में प्राइड सोचती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस देश और यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी करेगी और वो पुरानी प्राइड की गलतियों को पूरी तरह से बदल देगी। इसी के साथ द मोस्ट हेटिकल लास्ट बॉस क्वीन का सीजन 1 एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में।